कितने लेक्चर हो गए इकोनॉमिक्स वाले? लेक्चर नंबर 19। ध्यान तो सुनना, बहुत सारे सवाल पूछूंगा तुमसे, लेकिन आधे ज्यादा तुम्हें पहले ही पता होगा। और जिसका भी ध्यान हटा, नजर हटी, दुर्घटना घटी। जब पता लग जाए ये सिलेबस के हमारे एकेडमिक में भी होगा, तुम बीएमओ और एमएमए से यूज करने वाले हो, तो फुल फोकस लगाकर समझना चाहिए। ओके चलो, वरना तुम लिख ही नहीं पाओगे। लिख इंसान जब ही सकता होगा जब उसका थॉट प्रोसेस डेवलप होगा। और तुम बहुत ज्यादा बैठ कर यहाँ सोचती हो, समझ में आया? मैंने ऐसे कई बार नोट करा, तो मेरा विशेष तौर पर ध्यान रहेगा। हाँ सोचती है ये। इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 19। आज हम समझने वाले अवमूल्यन किसे कहते हैं। अवमूल्यन, अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके, आइए समझाता हूं आपको क्या पढ़ चुके। बेटे अब तक हम पढ़ चुके मूल्य ह्रास क्या हो, ठीक, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डेप्रिसिएशन। बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से मैंने बहस करी इसमें, क्योंकि नहीं, जब भी मूल्य ह्रास होगा ना, तो इसमें भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं है। जैसे रुपए का दाम घटता होगा, बढ़ता होगा, अंतरराष्ट्रीय कारक जिम्मेदार होंगे, डिमांड और सप्लाई का खेल होगा सब। आया समझ में? ये तुम भली भांति प्रकार से जानते हो, तुम भूल जाओगे। मैं भी कह रहा हूं तुम्हें रिवीजन कर लो, कई कई बार वीडियो देख लो जो घर जाकर। समझ में आया बात? ये उसके बाद मूल्य ह्रास, क्योंकि वीडियो हटने वाले हैं, तो जिसे अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करें, डाउनलोड कर लियो। डाउनलोड नहीं होने, समझ में आया? सारे वीडियो डाउनलोड मान लेना, नहीं तो हट जाएंगे कुछ दिनों बाद, सब हट जाएगा, सबके अंदर रिफॉर्म होने वाला हो रहा है, उस पर ज्यादा लोड पड़ जाएगा ना कंटेंट पे। बताऊंगा बाद में, कुछ कारण है उसका। मूल्य ह्रास हो गया, ठीक। तो मूल्य ह्रास के लिए जो जिम्मेदार कारक होंगे ना, वे अंतरराष्ट्रीय कारक जिम्मेदार होंगे। मूल्य ह्रास का मतलब होगा कि रुपया ना, उसके दाम गिरते चले जाएंगे। ऐसा रुपया कमजोर होता चला जाएगा, डॉलर मजबूत होता चला जाएगा। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो रुपये है उसका मूल्य ह्रास हो गया, रुपया ना कमजोर हो चुका डॉलर के मुकाबले। ऐसे भी कह सकते हैं जो रुपया ना, वो डॉलर मजबूत हो चुका है रुपये के मुकाबले। बहुत अच्छी तरह समझाया, जबरदस्त तरीके से अभ्यास। लेकिन जो मूल्य ह्रास होगा, एक मूल्य ह्रास होता बेटे, एक हो मूल्य वृद्धि। क्या हो? मूल्य वृद्धि। जो मूल्य वृद्धि होगा ना, इसे बोलते हैं एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन, तुम चाहे एप्रिसिएशन हो चाहे डेप्रिसिएशन हो, इन दोनों के लिए जो जिम्मेदार कारक होंगे वे कौन से होंगे? वे होंगे हमारे अंतरराष्ट्रीय कारक। क्या इसमें भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं ना? क्या भारत सरकार मूल्य ह्रास कर सकती है, रुपए में मूल्य ह्रास कर सकती है? नहीं। जो मूल्य ह्रास होगा ना, उसके लिए अंतरराष्ट्रीय कारक जिम्मेदार होंगे, ठीक। इंटरनेशनल जो फैक्टर होंगे ना, वे जिम्मेदार होंगे। उनके कारण मार्केट में कुछ भी चल रहा होगा, डिमांड और सप्लाई का खेल होगा, सब डिमांड और सप्लाई का खेल होगा। और डिमांड और सप्लाई, जैसे डिमांड बढ़ता चला जाएगा, डॉलर का दाम बढ़ता चला जाएगा। जैसे डॉलर का दाम बढ़ता चला जाएगा, ये समझ जाओ, तो डॉलर का दाम बढ़ता चला जाएगा तो रुपए का दाम गिरता चला जाएगा। इसमें भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं है। आज समझे, ये दो टॉपिक पर हमने जबरदस्त अच्छे तरीके से बहस करी। यूपीएससी में बहुत सवाल आए हुए यहाँ से, पीरी के आया समझ में, पीरी के बहुत सवाल आए हुए यहाँ से, ऐसे क्वेश्चन उठा उठा के पूछेगा। उसके बाद आज हम पढ़ने वाले अवमूल्यन किसे कहते हैं, और अवमूल्यन को इंग्लिश में बता क्या कहते हैं? डिवैल्यूएशन। क्या कहते हैं? डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन, ठीक। अब जो अवमूल्यन होगा, जब अपना नोट्स बनाओ, तुम नोट्स नहीं भेजना हो तो वीडियो देखकर उसका काम कर लो, क्योंकि जो उसके अंदर बोला जाने वाला, वहां से डायरेक्ट सवाल आने वाला। जो भी लाइन तुम अच्छी लगी अपने हिसाब से लिख लो। आया समझ? क्योंकि मैं तो बोल रहा हूं यहाँ, वे सीधा क्वेश्चन हो, सीधा यूपीएससी के क्वेश्चन होगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल, जितने भी ट्रेडिशनल क्वेश्चन आए हुए होंगे। शब्द समझ रहे हैं? क्या अवमूल्यन होगा, क्या मूल्य ह्रास होगा, क्या मूल्य वृद्धि होगी, अवमूल्यन कैसे होगा, कौन कौन से कारक जिम्मेदार होंगे अवमूल्यन के लिए। शांत समझा चले, आज हम अवमूल्यन समझेंगे। तो जो अवमूल्यन होगा ना, मान लो ये हमारा इंडिया, क्या है हमारा? इधर हमारा रशिया, रूस जिसे बोलते हैं, ये हमारा रशिया, ठीक। ये हमारा इंडिया, ये हमारा रशिया। अच्छा, अभी हम एग्जैक्ट रेट तो नहीं ले रहे डॉलर का, मान लेते हैं
इसके यहाँ ना जो डॉलर का दाम इंडिया के अंदर है, $1 ना वर्तमान समय 50 रुपए का। कैलकुलेशन ताकि आसान हो जाए, ताकि मैं आपको अवमूल्यन समझा सकूं कैसे कहते हैं, ठीक, क्योंकि मैथमेटिकली ना ज़्यादा अच्छी तरह बात समझ में जाती है। तो मैं कुछ उदाहरण लूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि अवमूल्यन कैसे कहते हैं। उससे पहले मैं कुछ उदाहरण बताऊंगा, समझ, मान कर, ये सब माना, ये कोई फिक्स डाटा नहीं है, माना, ताकि कैलकुलेशन को आसान बना सकूं। ऐसे ही नहीं तो अगर मैं $1 का दाम 79.50 लूँ तो मेरे से ज़्यादा बेवकूफ़ कौन होगा। आया समझ, कैलकुलेशन फिर भी समझ में नहीं, जटिल हो जाएगा। तो मैं चीज़ों को सरल करके समझाऊंगा ताकि तुम भविष्य में भी काम आ जाए। आया समझ, इसीलिए यूट्यूब वीडियो बनाए जाते हैं ताकि तुम लंबे समय तक देख सको, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन ये तुम काम आ जाएंगे जब तुम यूपीएससी का क्वेश्चन करोगे और देखोगे जाकर। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जितना हमने एडिटोरियल पढ़ा था, कंटेंट था, वो तो किसी काम का ही नहीं था। वे भाई जी उस दिन जब वीडियो में समझा रहे थे बड़े काम का था। बाद में तुम यूपीएससी का क्वेश्चन करोगे, यूपीएससी के पेपर में जाकर बैठोगे और देखोगे वो कुछ नहीं याद आने का, मेरी बताई हुई सिर्फ बातें याद आ गई। उन बातों को सोचने के बाद तुम टिक मार रहे होगे, दोबारा आगे वीडियो देखोगे, प्रॉमिस। लेकिन कब? जब ठोकर खाओगे। समझ में आई बात है, क्योंकि बिना ठोकर खाओ क्या नहीं आती, अकल नहीं आती। और हिंदी मीडियम वालों को तो बहुत बुरा हाल। इधर साइड में ले लो, जो हमने मान लिया $1 है, यहाँ इनकी करेंसी जो होगी, प्रत्येक देश की अपनी करेंसी होती है। आज इस देश की जो करेंसी होगी वहां मान लिया हमने 100 रूबल, 100 रूबल, इनके यहाँ रूबल चलता होगा, मान लिया। हमारे यहाँ क्या चलता होगा? रुपया। उनके यहाँ क्या चलता होगा? रूबल। इतनी बात बताओ, समझ में आई? अभी मैं समझाने जा रहा हूँ मूल्यन कैसे कहते हो, तो भी कुछ उदाहरण लूंगा ताकि तुम समझा सकूं कि अवमूल्यन किसे कहते हैं। बड़ा जटिल टॉपिक मान के चलते हैं। मेरा मानना ऐसा समझोगे जैसे मैं समझाऊंगा तो जिंदगी भर नहीं भूलने कि अवमूल्यन क्या हो। अभी मैंने मूल्य ह्रास, मूल्य वृद्धि पर सब पर बात करी और तमाम प्रकार के कहाँ उसका प्रभाव पड़ने वाला, कहाँ कौन कौन से फैक्टर्स के लिए जिम्मेदार होगी, सब तुम जानते हो। सब पर मैंने जबरदस्त तरीके से बहस करी। आज मैं तुमसे सवाल पूछूंगा कि अवमूल्यन क्या हो, कैसे? जो मूल्य ह्रास हो उसके लिए रुपया गिरता, हाँ गिरता। अवमूल्यन में किसी देश की करेंसी गिरती है, हाँ गिरती है। मूल्य ह्रास में क्या होती है? किसी देश की करेंसी गिरती है, हाँ गिरती है, डॉलर के मुकाबले गिरती है, पक्की बात है। अवमूल्यन में क्या होगी? करेंसी गिरती नहीं, डॉलर के मुकाबले जान पूछ के गिर जाती है। गिरता कौन? उस देश का केंद्रीय बैंक। अगर भारत की बात करते हो, भारत का केंद्रीय बैंक। रसिया की बात करते हो तो रसिया का केंद्रीय बैंक। जान पूछ के कमजोर बना देता, इतनी ताकत है उसके अंदर। मैंने कहा था नहीं, हमारे पास जो आरबीआई है ना, भारत का आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके पास आज भी इतनी ताकत हो, वो आज भी ना $1 को $1 के बराबर बना सकता है। समझ में आया? लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता, उसके हाथ बंधे हुए। आज यही समझना कैसे, क्यों बंधे हुए, समझ नहीं बात? आज हम परत दर परत आया समझ सारी जड़ें खोलने का प्रयास करती कि कैसे कैसे क्या क्या होता, परत दर परत सब सारी घटनाओं की चर्चा करने वाले। ठीक, बस तुम ऐसा करते रहना जैसे कोर्ट में बैठे हो या विधानसभा में, संविधान सभा में बैठे हो। समझ में आया? क्योंकि संविधान सभा एक प्रकार की। इतना बताओ समझ में नहीं आया? यहां भारत का आयातक होगा, ये भारत होगा, ये रसिया होगा। भारत का आयातक रसिया सामान खरीदने के लिए जाएगा कि नहीं जाएगा? तो जब भारत का आयातक रसिया सामान खरीदने के लिए जाएगा, मान लो वो 25,000 रुपए लेकर चला गया। कितने हजार? 25,000। जरा बता सकते हो, ये 25,000 लेके चला गया तो अगर जो रसिया, इसका निर्यातक होगा एक, क्या होगा? निर्यातक। निर्यातक जो सामान भेजता होगा। हम कौन होंगे? आयातक। तो हम क्या बोल लेंगे? इंपोर्टर। उन्हें क्या बोल लेंगे? एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर मतलब निर्यातक, इंपोर्टर मतलब आयातक। हम निर्यातक, हम वो वस्तु खरीदने जा रहे हैं इनके यहाँ से जो इनके यहाँ मौजूद है, हमारे यहाँ मौजूद नहीं है, तो हमें आयात करनी होगी। हम यही तो करते हैं, दो देश संबंध में जब भी तो जाते हैं, हमें वो चाहिए जो इनके पास है। आया समझ लो, इसी तो हम ट्रेड बोलते हैं, ट्रेड तो व्यापार है हमारा। ठीक, अब इन्हें वो चाहिए जो हमारे पास है, इसे ट्रेड बोल लो। ऐसे व्यापार को हम द्विपक्षीय व्यापार बोल रहे, ये नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ और पढ़ना। जरा एक बात बताओ, जो रसिया का निर्यातक होगा, रसिया का निर्यातक, तो रसिया का केंद्रीय बैंक भी होगा। जब रसिया का केंद्रीय बैंक होगा, रसिया का केंद्रीय बैंक में जो रसिया का निर्यातक बाहर सामान बेचने जाएगा, तो रूबल में तो बेचने जाएगा कि डॉलर में बेचने जाएगा? रूबल में बेचने जाएगा कि डॉलर में बेचने जाएगा? डॉलर में बेचने जाएगा। ठीक है, मान लो वो 50,000 रूबल, मान लो वो जो 50,000 रूबल था ना, वो 50,000 रूबल उसने रसिया के बैंक से मांगे। ऐसे बदलो,
तो बताओ, उसने कहा कि मुझे 50,000 रूबल चाहिए, 50,000 रूबल ना उसने जमा कर दिए और जो बाहर लेके चला गया। आया समझ में? 50,000 रूबल उसने यहाँ जमा कर दिए, 50,000 रूबल। जो वस्तु ना वो 50,000 रूबल की, कितने की? जो वस्तु बाहर बेचने जा रहा है ना, वह रशिया की करेंसी के हिसाब से देखो 50,000 रूबल की। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो डॉलर में कितने की? उस दिन मैंने डॉलर में कन्वर्ट करनी बताई थी। मैंने कहा एक वस्तु ना 50,000 रूबल की वो बाहर बेचने जाएगा और जाकर इंडिया में बेच रहे, और इंडिया वाला भी लेने आएगा उसको, आगे नहीं आएगा। तो ये बेचने जाएगा तो तुम मुझे बता सकते हो वो कितने की वस्तु बेच आएगा, डॉलर में कितनी बेच के आएगा भारत वालों को? अब बताओ $1 कितने का? कैमरा अप, दिखाई दे रहा हूँ इसे कंप्लीट, सोना भी आ रहा हूँ। एक डॉलर बताओ कितने का? $1 100 रुपए का, 100 रूबल का। तो बताओ 50,000 रूबल के अंदर कितने डॉलर हो गए? 1 रूबल की वैल्यू निकाल लो, 1 रूबल की वैल्यू निकाल लो, 1/100 $। 1 रूबल के अंदर $1/100 हो, 50,000 रूबल के अंदर कितने होंगे? ये 50,000 रूबल, 50,000 रूबल। और रूबल की जगह 1 रूबल, 1 रूबल का मान कितना? 1/100, 1/100 उसके पीछे क्या लिख देंगे? $। 2 जीरो से 2 जीरो क्या जाएगा? कैंसिल। कितना जाएगा? $500। इसका मतलब रसिया के निर्यातक ना भारत के आयातक को जो सामान बेचा होगा वो $500 में बेचा होगा। कितने डॉलर में? आया समझ में? अब ये भारत का आयातक आया समझ में? ये भारत का आयातक, ये आरबीआई बाहर सामान बेचने लेने जाएगा, जब भारत बाहर आयात करने जाएगा तो ये भारत की करेंसी लेके जाएगा कि डॉलर लेके जाएगा, या हार्ड करेंसी लेके जाएगा कि भारत की करेंसी लेके जाएगा? हार्ड करेंसी। और हार्ड करेंसी में मुख्य रूप से क्या लेके जाएगा? डॉलर। जब डॉलर लेके जाएगा, चलो मान लो ये आरबीआई का निर्यातक, देख लो ध्यान लगा, आरबीआई का निर्यातक, आरबीआई मतलब भारत का आयातक, इसके पास 25,000 रुपए, इसने आरबीआई के अंदर 25,000 रुपए डिपॉजिट कर दिए। तो आरबीआई से क्या देगा? डॉलर। ले डॉलर पकड़ो और जाओ रशिया से सामान खरीद के लेके आओ। आया समझ? उधर तो वो भी सामान बेच रहा, उसने उनके यहाँ $1 कितने रूबल के बराबर? हमारे यहाँ $1 कितने रुपए के बराबर? अभी उन्होंने कहा हमारे यहाँ सस्ता हो तो उसका रूबल, इसका रूबल के साथ रुपए का कोई संबंध नहीं है। कभी देखो ये कह दो ये तो बहुत महंगा, हमारे यहाँ तो बहुत सस्ता, ऐसा मत कहो बिल्कुल भी, उस अंदाजा लगा सकते। $1 100 रुपए के बराबर, वहां $1 100 रूबल के बराबर। जरा एक बात बताओ मुझे, रशिया के निर्यातक ने भारत के आयातक को जो वस्तु बेची कितने की बेची? कितने डॉलर की? $500 की। कोई दिक्कत यहाँ तक? ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। अब ये जो आरबीआई था, ये बताओ $1 कितने का? अगर $1 50 रुपए का, अगर मुझे $500 चाहिए, $1 50 रुपए का मुझे चाहिए $500। कितने डॉलर? तो $500 चाहिए, $1 50 रुपए का, तो गुना कर दो 5 × 25, तो कितना बैठेगा? 500 गुना कर दो 5 × 25, तो कितना बैठेगा? 25,000 रुपए। ये सुन लो, 25 बैठेगा, 25,000 बैठेंगे नहीं बैठेंगे? कितने हजार? यानी मुझे ना आरबीआई को पहले 25,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे, उसके खाते में से वो आरबीआई अपने विदेशी मुद्रा भंडार में से निकाल कर मुझे $500 देगा, और मैं $500 का ना रशिया जाऊंगा और रशिया से निर्यात करके लेकर आऊंगा। यानी मुझे आरबीआई को 25,000 रुपए देने पड़ेंगे, जब जाकर मेरा आरबीआई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विदेशी मुद्रा भंडार में से निकाल कर फॉरन जो फोरेक्स, उस फोरेक्स के अंदर से ना मुझे $500 निकाल कर देगा, तो मैं बाहर आयात करने जाऊंगा और वो मुझे बेचने आ गए साइड में। लेकिन जो सारा का सारा जो रेट तय हुआ, वहां विनिमय दर $1 50 रुपए के बराबर था। उनके यहाँ जो विनिमय दर थी ना, वह $1 100 रूबल के बराबर थी। ऐसा समझ। अभी जो विनिमय दर है ना, ये चेंज होने वाला, अभी विनिमय दर चेंज होने वाला, और तुम बताना क्या हुआ, तुम बताना क्या हुआ। और ध्यान से सुनना, यही सारा खेल है, उसे अमूल्य ने बोल लगी। ठीक, इतना बताओ समझ में आया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ठीक, तो बताओ जो भारत का आयातक होगा, जो वो रसिया सामान लेने जाएगा, तो आरबीआई की टोकरी में पहले कितने रुपए डाल लगाओ? 25,000। तो आरबीआई की टोकरी से अंदर से आरबीआई से कितने पैसे देगा? $500। जब $500 जाएगा तो आराम से सामान खरीद के लेकर चला आएगा। कोई दिक्कत? यस और नो? ठीक, कोई दिक्कत तो? चलो, अब क्या हुआ, मैंने कहा कि जो रसिया हो ना, इसका ना रूस का एक केंद्रीय बैंक हो। क्या हो? केंद्रीय, प्रत्येक देश का बैंक हो, और उस देश के बैंक के पास है ना ये ताकत हो, उसको ना सभी बैंकों का बैंक हो। जैसा हमारे यहाँ आरबीआई सभी बैंकों का बैंक हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी बैंकों का, उसके अंदर इतनी ताकत है, वो उस देश की करेंसी को ना आज ही $1 को 1 रूबल के बराबर बना दो। आए समझ लो। अब जो रशिया का केंद्रीय बैंक है ना, उसने क्या किया,
उसने भारत जो रूबल था, जो वहां की रशिया की करेंसी थी रूबल, उसने जानबूझकर कमजोर बना दिया। अब बता, अभी $1 कितने का? उसने $1 ने 125 रुपए का बना दिया कि 125 रूबल का। $1 100 रूबल के बराबर। अब $1 सुना, अब $1 ना सुना, $1 उसने 125 रुपए 25 रूबल का बना दिया। इतनी ताकत उसके पास मौजूद है। ये बताओ, रूबल गिर गया कि नहीं गिर गया? रूबल गिर गया कि मजबूत हुआ? रूबल गिर गया कि मजबूत हुआ? पहले $1 कितने का था? अब $1 कितना? पहले $1 को खरीदने के लिए उन्हें 100 रूबल देने पड़ते थे, अब उन्हें $1 को खरीदने के लिए 125 रूबल देने होंगे। इसका मतलब ये तो बात पक्की, डॉलर का दाम ना, रूबल का दाम गिर चुका। रूबल का दाम गिर चुका किसकी अपेक्षा? डॉलर की अपेक्षा। गिरा नहीं, वहां के केंद्रीय बैंक, वहां की सरकार के द्वारा जानबूझ कर गिराया गया। इसे तो बोलते हैं अवमूल्यन, इसे तो बोलते हैं अवमूल्यन। इसका मतलब यहाँ डिमांड सप्लाई का तो कोई खेल नहीं है ना। जानबूझकर प्रत्येक देश के पास ये अथॉरिटी होती है, उसके बैंक के पास ये अथॉरिटी होती है, उसके पास ये ताकत होती है केंद्रीय बैंक के पास, वो ना अपनी करेंसी को कमजोर बना सकता, मजबूत बना सकता। आज समझ। अब तुम सोचते हो भारत की आरबीआई के पास भी है क्या? भारत की बात करने वाले पहले रशिया की बात समझ लो, क्योंकि चीजों को ना होलिस्टिक स्तर पर बाहर निकल कर समझना चाहिए, और वो भी एक छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से। इतना बताओ समझ में आया? तो बताओ, पता कितने परसेंट से घटाया? कितने परसेंट से घटाया? 25% से घटाया कि घटाया? कमजोर, 25% से कमजोर बना दिया अपनी करेंसी को, ऐसा कह सकते हैं। वहां के केंद्रीय बैंक ने, रशिया के केंद्रीय बैंक ने अपनी यहाँ की करेंसी को ना 25% से कमजोर बना दिया। जो डॉलर पहले 100 रूबल देने पर हमें $1 मिल जाता था, आज 125 रूबल देंगे रशिया वाले, तब जाकर उन्हें $1 प्राप्त होगा, यानी उनकी करेंसी 25% कमजोर होगी। ऐसा दूसरी भाषा में ऐसे पढ़ सकते हैं, ऐसे टेक्निकल भाषा में, डॉलर 25% मजबूत होगा रशिया के अंदर। कोई गलत थोड़ी है ना, गलत तो नहीं है ना? आया समझ? इकोनॉमिक्स में कुछ पढ़ने का है ही नहीं। आया समझ में? एक बार से समझ ले जाओगे, लेकिन मेरे से पढ़ा होना चाहिए, फिर इसमें बहुत कुछ पढ़ने का नहीं। तो इतनी मोटी मोटी किताबें भी है। इतना बताओ समझ में आया? क्या रशिया का करेंसी कमजोर हुआ? रशिया का जो मुद्रा थी वो कमजोर हुई नहीं? रशिया की, रूस की मुद्रा कमजोर हुई? कमजोर हुई कि कमजोर बनाया गया? किसके द्वारा? केंद्रीय बैंक के पास यह ताकत हो कि वो आज भी उसके पास इतनी ताकत होगी कि वो 1 रूबल को $1 के बराबर बना दे, लेकिन बना नहीं सकता, उनके हाथ बंधे हुए। आज समझ में क्यों नहीं बना सकता, ये समझना। अब ये मूल्य ह्रास था, इसमें हम कमजोर नहीं बनाते थे, इसमें तो अंतरराष्ट्रीय कारक काम करते थे, डिमांड सप्लाई का खेल काम करता था। ऊपर तो डॉलर के दाम बढ़ जाते थे या करेंसी गिर जाती थी। आया समझ में? भारत की करेंसी गिर जाती थी, जो दूसरे देश है उनकी करेंसी गिर जाया करती थी, इसमें अंतरराष्ट्रीय कारक जिम्मेदार करते थे। देश जानबूझकर अपनी नीति के तहत, उनकी सरकार की नीति हो या उनकी अपनी सरकार, देश वो देश है ना, अपनी नीति के तहत, अपनी पॉलिसी के तहत जानबूझकर अपने देश की करेंसी कमजोर बनाना अवमूल्यन कहलाता। जानबूझकर कमजोर बनाना। अब तुम्हारे दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? आया समझ में? मैंने कहा था ना, तुम्हारे दिमाग में उठने वाले सारे प्रश्नों के जवाब मैं ही दे दूंगा कि तुम्हारे दिमाग ऐसे ही क्यों करते होंगे। ठीक, आओ देख, पहले ऐसा क्यों करते हैं, पहले देखो फर्क क्या पड़ने वाला। अब पहले 100 रूबल $1 के बराबर था, अब 125 रूबल $1 के बराबर है। आया समझ में? ठीक, अब जो यहाँ का निर्यातक भारत वाले को बेचने जाना, तो देखेंगे क्या होगा। जब भारत वाले को सामान बेचने जाना, तो पहले तो उन्होंने बेचा $500 का, अब देखेंगे कितने बेचेगा। ठीक, वस्तु का दाम हो, उनके यहाँ वस्तु का दाम पता कितना? वस्तु का दाम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले भी 50,000 रूबल की वस्तु थी, आज भी 50,000 रूबल की वस्तु। वहां की सरकार ने रूबल को ही कमजोर बना दिया। मैंने कहा एक वस्तु बेचने जा रहा, ये निर्यातक, ये रशिया का निर्यातक भारत में सामान बेचने जा रहा, पहले भी 50,000 रूबल की वस्तु बेच रहा था, आज ही 50,000 रूबल की, उससे कोई मतलब नहीं। सरकार की नीतियों में बदला हुआ, सरकार की नीतियों में बदला हुआ। क्या उसने दाम बढ़ाया? नहीं बढ़ाया ना, आज ही 50,000 रूबल बेचने जाएगा, देखेंगे कितने $1 का बेच का बाहर जाएगा। देखो पता करो, चलो यहाँ तक रूबल का मान निकाल लो कैलकुलेट करके। 1 रूबल बराबर 1/125, 1/125 $। अब बताओ ये कितने $1 की वस्तु, कितने रूबल की वस्तु बेच रहा है? 50,000 की। तो 50,000 गुना 1 बटा कितना? 125। 125 तो काट दो सर, कितना बैठेगा? 400 $। इसका मतलब जो पहले सामान बेच रहा था वो $500 का, अब वही सामान कितने बेच रहा है वो? $400 का, यानी उसे $400 मिलने वाले भारत के आयातक से। पहले कितने $1 मिले थे उसे? अब कितने मिलेंगे? ये बताओ, रशिया की वस्तु सस्ती नहीं होगी क्या? पहले कितने की थी, अब कितने की? तो भारत वाले कितने मजा आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं। अब बताओ
मुझे आरबीआई की टोकरी तो मुझे पहले देने पड़े थे 25,000 रुपए, अब मुझे कितने हजार रुपए देने पड़ेंगे? $400 का। तो कम पैसे डालने पड़ेंगे आरबीआई की टोकरी में, कम पैसे डालने पड़ेंगे। तो ये समझ जाओ, अब तो मुझे ज्यादा पैसे देने नहीं होता, तो भारत का निर्यात, भारत का जो आयातक होगा खुश हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मतलब भारत का आयात सस्ता हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जैसे रशिया ने अपनी करेंसी में, अब रशिया के केंद्रीय बैंक ने या वहां की सरकार ने अपनी नीति के तहत, वहां की सरकार ने अपनी नीति के तहत अपनी करेंसी में अवमूल्यन कर दिया, तो भारत का आयात सस्ता हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अभी कह रहा हूं मैं, समझ लो। मुझे एक बात बता दो, जैसे ही रशिया ने अपने देश की नीति के तहत या वहां के केंद्रीय बैंक ने अपनी करेंसी के अंदर अवमूल्यन कर दिया, जानबूझकर कमजोर बना दिया, तो बताओ भारत के लिए आयात सस्ता हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत यहां तक? लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे ध्यान से सुनना, गौर फरमाकर। जो बच्चा इसका आंसर दे देगा ना, ये समझो उसकी फोकस फुल था पढ़ाई पे, इकोनॉमिक्स उसका बहुत अच्छा जा रहा, उसका पूरा फुल फोकस बना हुआ, और उसका जल्दी यूपीएससी जो जल्दी और बढ़ रहा। मैंने कहा जिसका इकोनॉमिक्स अच्छा होगा उसका पॉलिटिकल अच्छा होगा, जिसका पॉलिटिकल अच्छा होगा उसका कल्चर अच्छा होगा, उसका सब कुछ अच्छा होता जाएगा। अगर इकोनॉमिक्स बेकार है, सारे सब्जेक्ट बेकार, उस पर यूपीएससी नहीं आती फिर कभी भी। क्या रशिया के बैंक ने वहां की करेंसी जानबूझकर कमजोर बनाया? जब कमजोर बनाया तो पहले जो भारत का आयातक था वो $500 की खरीद के लेकर आता था वस्तु को, अब कितने खरीद के लेकर आगा? इसका मतलब क्या भारत का आयात सस्ता हो चुका? क्या ये भारत के लिए फायदेमंद होगा? यस और नो? ठीक, तो तुम्हारा आंसर में मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्वेश्चन एक फर्स्ट। रशिया के केंद्रीय बैंक ने या वहां की सरकार ने अपनी करेंसी के अंदर अवमूल्यन कर दिया। क्या कर दिया? किसने कर दिया? रूस ने अपनी करेंसी में क्या कर दिया? अपनी करेंसी में क्या कर दिया? अवमूल्यन कर दिया। मुझे एक बात बताओ, ये भारत के लिए फायदेमंद कि नुकसानदायक? ये भारत के लिए फायदा कि नुकसान? फायदा। अच्छी बात है, इससे बेस्ट क्या बात है? पहले $500 देने पड़ रहे थे, अब $400। यस और नो? लेकिन तुम्हें जानकर हैरानी होगी, ये भारत के लिए अच्छा नहीं, बहुत बहुत बुरा, बहुत बहुत बुरा। ठीक, अब एक सवाल पूछता हूं, प्रेम करना अच्छी बात हो कि बुरी बात हो? प्रेम करना अच्छी बात है कि बुरी बात हो? यस और नो? बुरी बात। झटका ले बैठे हुए सारे पहले तो। बुरी बात अच्छी बात? इनकी तरफ देखो क्यों बता रही बुरी बात? अपनी बरकत। मैं बोला नहीं, वो वाला कह रहा वो वाला बेकार है। पक्की बात है 100%। आप बताओ, प्रेम करना अच्छी बात की बुरी बात? प्रेम करना अच्छी बात की बुरी बात? वही वाला, आउट ऑफ माइंड। बुरी बात? मतलब तेरा मानना कि प्रेम अच्छी बात है? यस और नो? मैंने नहीं पूछा, प्रेम करना बुरी बात है अच्छी बात है? अच्छा, अब तर्क भी दे दे इसके बारे में, अच्छी बात कैसे? नफरत, मैंने जो नफरत की बात करी है, मैंने वो प्रेम करना बुरी बात की गलत बात, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरा मानना कि प्रेम करना अच्छी बात हो। आए समझ लो क्यों? सुन लो, अगर प्रेम न जो होगा शॉर्ट टर्म्स होगा, उसका फायदा बहुत क्षणिक होगा। आए समझ लो, बहुत क्षणिक फायदा हो प्रेम का। आए समझ लो, प्रेम का जो फायदा हो ना बहुत क्षणिक हो। अभी यहाँ रशिया की एज बजाओ, अभी यहाँ रशिया ने ना अपनी करेंसी में, अरे चुपचाप बैठ जाओ, रशिया ने अपनी करेंसी में अवमूल्यन कर दिया। भारत की जो रशिया की वस्तु थी वह सस्ती होगी भारत के लिए। रशिया की वस्तु सस्ती हो चुकी, कितनी सस्ती हो चुकी? पहले $100 सस्ती हो चुकी, पहले $500 देते थे, अब $400 देते। आया समझ में? लेकिन जरा एक बात बताओ, जब रशिया की वस्तु सस्ती हुई, ये भारत के लिए सस्ती हुई कि पूरी दुनिया के लिए सस्ती हुई? अब बताओ, पूरी दुनिया भारत की वस्तु खरीदेगी या रशिया की वस्तु खरीदेगी? सस्ती वस्तु किसकी हुई? तो पूरी दुनिया में रशिया की वस्तु की डिमांड बढ़ेगी, भारत की वस्तु की डिमांड बढ़ेगी? किसकी?
तो भारत का निर्यात जो पहले थे कम हो, जो भारत का निर्यात पहले थे कम हो, वो फिर और कम हो जाएगा। जहां भारत की स्थिति पहले थी दयनीय, निर्यात भारत का आयात से कम हो, वो तो पहले थी। इसका मतलब जो तुम जो फायदा देख रहे हैं ना, अभी अभी जो फायदा दे रहे हैं, वो फायदा बहुत शॉर्ट टर्म से आया समझ। ऐसे फायदे को फायदा नहीं कहते, वो प्रेम द्वारा दिया गया फायदा फायदा नहीं है, शॉर्ट टर्म्स फायदा। 2-4 साल के दिन की जिंदगी हो, शुरू में दिखाई दे हवाएं चल रही हैं, पत्ते उड़ रहे हैं, बाद में जाके पता चलता है तोते भी उड़ रहे हैं। ये सुनो ऐसा समझ। तो लव इज नथिंग, पढ़ाई इज एवरीथिंग। ऐसा समझ। क्या कहा? लव इज नथिंग, पढ़ाई इज एवरीथिंग। हिंदी में कोड कर दिया पूरा पूरा। तो बताओ यहां जो बेनिफिट होगा वो शॉर्ट टर्म्स होगा कि लॉन्ग टर्म होगा? शॉर्ट टर्म्स। इसका मतलब जो फायदा शॉर्ट टर्म्स हो वो फायदा नहीं कहलाता। अगर रशिया की करेंसी ने अपनी करेंसी के अंदर अवमूल्यन कर दिया तो रशिया की वस्तुएं अंतरराष्ट्रीय मार्केट के अंदर सस्ती हो जाएंगी। अगर सस्ती हो जाएंगी, पूरी दुनिया जो भारत की वस्तुएं खरीदती थी अब वो रशिया की वस्तुएं खरीदेगी, अर्थात भारत का निर्यात आयात से कम हो जाएगा। जहां स्थिति पहले से दयनीय है और दयनीय हो जाएगी। इस प्रकार देश के अंदर पूरी दुनिया में, अब भारत ये बताओ, पूरी दुनिया में करेंसी वार स्टार्ट हो जाएगा। करेंसी वार समझाता हूं, युद्ध जिसे बोलते करेंसी का युद्ध। अब बताओ क्या भारत को भी ऐसा करना चाहिए? जब इन्होंने अपनी करेंसी के अंदर अवमूल्यन कर अपने यहाँ की वस्तु को छोटा बना दिया, अब भारत के पास क्या विकल्प बचेगा? तो भारत को करना चाहिए काउंटर अटैक डायरेक्ट, जैसा उसने उसके साथ करा वो भी ऐसे ही करेगा भैया। ऐसा समझ, तुमने अपनी करेंसी को कमजोर बनाया तो हमारे पास भी तो केंद्रीय बैंक है ना, हमारे पास भी तो केंद्रीय बैंक। हमारे केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? आरबीआई। क्या नाम? हमारे यहाँ का केंद्रीय बैंक का नाम है आरबीआई। ठीक, तो बताओ जो आरबीआई होगा वो हमारे यहाँ की जो करेंसी होगी उसे कमजोर बनाएगा, जान पूछ के कमजोर बनाएगा नहीं बनाएगा? उसे क्या बोल लेंगे? अवमूल्यन। अवमूल्यन। तो बताओ भारत की और रशिया की वस्तुएं अंतरराष्ट्रीय मार्केट में सस्ती हो जाएगी? यस और नो? पूरी दुनिया जो चाइना की वस्तु खरीदते थे, ऐसे पाकिस्तान की वस्तु खरीदते थे, अमेरिका की वस्तु खरीदते थे, अब वे इंडिया की और रशिया की वस्तु खरीदने वाले होंगे। यानी इंटरनेशनल स्तर पर भारत और रशिया की वस्तु की डिमांड बढ़ जाएगी। तो रशिया की वस्तु की डिमांड बढ़ जाएगी तो ये बताओ जो पड़ोस के देश ना वे भी तो अपनी करेंसी में बदलाव कर सकते हैं इस तरह। ऐसे ही करना स्टार्ट कर देंगे और ऐसे ही करते हैं। इससे पता क्या होता? फिर करेंसी में ना करेंसी वार शुरू हो जाता, करेंसी के बीच में युद्ध हो जा, सब अपनी अपनी करेंसी को जान पूछ कर गिराएंगे। इतनी बात बताओ समझ में? कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। अवमूल्यन ये बताओ, जो अवमूल्यन है वो अच्छा कि बुरा? मैंने कहा पढ़ाई नहीं कर रहे हम, पढ़ाई नहीं कर रहे हम, विश्लेषण कर रहे हैं। और यही तो यूपीएससी का पढ़ाई है, यही तो चाहिए विश्लेषण। मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं, अवमूल्यन अच्छा कि बुरा? अभी तुम्हारी समझ में आया कि नहीं आया? अभी मैं तुमसे सारा सुनने वाला हूं। मैंने कहा कि अवमूल्यन क्या हो। देखो भैया जी, आपने बताया कि जो हमारा ये कोई देश हो, अगर कोई देश किसी देश के अंदर अगर उस देश की करेंसी गिर रही, उसका दाम घटता चला जा रहा अंतरराष्ट्रीय कार्गो के कारण, तो मूल्य ह्रास होगा। अगर उस देश का केंद्रीय बैंक और वहां की सरकार दोनों अपनी नीति के तहत अपने देश की करेंसी को कमजोर बनाते हैं, जानबूझकर कमजोर बनाते हो, तो ऐसे करेंसी के अंदर जो कमजोर बनाना यही कहलाता अवमूल्यन। अवमूल्यन। अभी मैं तुमसे पूछूंगा, अगर अवमूल्यन किसी देश की करेंसी के द्वारा अवमूल्यन करा गया तो आप बताओ उस देश का निर्यात बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? कि बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वस्तु की वस्तु क्या हो जाएगी? सस्ती हो जाएगी। ऐसा समझ, दाम घट जाएगा तो वस्तु बढ़ जाएगी। तो जरा बताओ अगर ये दूसरे वाला देश होगा तो ये भी तो अवमूल्यन करेगा। ऐसा समझ। फिर जो आसपास के पड़ोसी देश है वे भी क्या करेंगे? अवमूल्यन करेंगे। उनके पास कोई विकल्प ही तो नहीं है। ऐसा समझ। जरा मुझे एक बात बताओ, अजय अवमूल्यन कर देंगे तो सारे देश इस तरह अवमूल्यन करना स्टार्ट कर देंगे, धीरे धीरे जानबूझ कर धीरे धीरे कमजोर बनाते चले जाएंगे। इसमें फायदा किसको होगा? फायदा किसको होगा? इसमें फायदा होगा हार्ड करेंसी को। ऐसे समझ। अब फंस चुके। अभी बताओ जो अवमूल्यन अवमूल्यन तो जानबूझ कर कमजोर बनाना, कमजोर बना दिया भारत की वस्तुएं, तो एक प्रकार का ये तो गैर संवैधानिक होना चाहिए ना, नैतिकता के लिहाज से सही है गलत है? यो फेयर ट्रेड है अनफेयर ट्रेड है? अनफेयर ट्रेड। फेयर का मतलब वो अच्छा, अनफेयर का मतलब खराब, गलत तरीके से व्यापार नहीं आएगा। आया समझ में? यानी तुम व्यापार तो कर रहे गलत तरीके से, अपने देश की करेंसी जानबूझ कर कमजोर बना रहे। अब बताओ पूरी दुनिया में जो संस्थाएं काम करती है
व्यापार को देखने के लिए देखना काम करती है, उसका नाम क्या है? WTO। WTO का काम तो वैश्विक व्यापार पर जो नियंत्रण रखने का कार्य करती है। विश्व में व्यापार कैसे हो रहा, WTO का नाम क्या हो? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। विश्व के अंदर जितना भी व्यापार हो रहा है उसके लिए संगठन बनाया गया। ये निगरानी रखता कहां कहां किस तरह व्यापार हो रहा। अब बताओ, इस तरह का जो अवमूल्यन जानबूझ कर किया जाता, यो गलत तरीके से किए गए व्यापार की श्रेणी मांगा कि अच्छे तरीके से किए गए व्यापार की श्रेणी मांगा? अरे भाई, हमारे पास क्या है? WTO नहीं है क्या? WTO जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी नहीं हुई थी? तो WTO मैंने कहा कि जो जानबूझ का अवमूल्यन करते हैं, कि कोई देश अपनी करेंसी में जानबूझ का अवमूल्यन करता होगा, तो ये जो आगा ये फेयर की कैटेगरी में आगा, फेयर की या अनफेयर की कैटेगरी में आगा? अनफेयर। तुम्हारे हिसाब से कौन सी कैटेगरी में आना चाहिए? इलीगल काम नहीं आयो, अनैतिक काम नहीं आयो। जानबूझ के तुम अपनी देश की करेंसी को गिरा रहे हो, ऐसा जानबूझ के हम देश की करेंसी गिरा रहे हो ताकि तुम्हारा व्यापार बढ़ जा, तो अनैतिक काम होगा नहीं, उचित काम है कि अनुचित काम हो? इसका मतलब तो फेयर माना चाहिए, अनफेयर माना चाहिए? पूरी दुनिया में जो पूरी दुनिया में जो विश्व व्यापार पर जो नजर रखती है उस संस्था का नाम क्या है? WTO। तो WTO की फेयर की कैटेगरी में चाहिए, अनफेयर की कैटेगरी में चाहिए? अनफेयर की। लेकिन तुम आज भी जान के हैरानी होगी कि ना भारत सरकार का जो करेंसी जो अवमूल्यन किया जाता, विकासशील देशों की जो करेंसी में अवमूल्यन किया जाता, ये फेयर की कैटेगरी में आता, अनफेयर की कैटेगरी में आता। आया समझ में? क्यों WTO कहता है ये सही है, करो जानबूझ कर? क्यों? क्योंकि जो उनके लिए सही है ना, आया समझ, जो उनके लिए सही है। WTO नहीं है। मैंने कहा इनके अंदर पारदर्शिता नहीं है, जवाबदेहिता नहीं है इनके अंदर। आया समझ में? ये विकसित देशों के एजेंट ये तो ये जानबूझ के तो ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर करेंसी वार स्टार्ट हो जा, सारे जो देश है ना वे जानबूझ के अपनी करेंसी गिराओ ताकि हमारे डॉलर का दाम बढ़ सके। वैश्विक जो वर्ल्ड ट्रेड उसके अंदर आज भी 80 से लेकर 85% जो व्यापार हो रहा है डॉलर के अंदर हो रहा। वे तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि यहाँ ये अवमूल्यन न करम, हम तो यही चाहेंगे। उनकी तो मनसा ही ऐसी होगी विकसित देशों की, अमेरिका की, कि ताकि हम हर देश अपने यहाँ जो करेंसी है करेंसी बार स्टार्ट हो जा और हर देश अपने यहाँ की करेंसी गिराना स्टार्ट कर दे। जब अपने देश की करेंसी गिरागा तो मजबूत कौन हो जाएगा? डॉलर। जब डॉलर मजबूत होगा, डॉलर की क्या बढ़ जाएगी? डिमांड बढ़ जाएगी, सारा व्यापार उसके अंदर ही होगा, यानी हार्ड करेंसी मजबूत हो जाएगी। किस तरह फंसाएगा तुम? देखिए उनकी चाल। चाल समझ भाई। अब मैं तुमसे सुनने वाला हूं, मैं क्या क्या बताया हूं, आया समझ में? ताकि अगर तुम समझा नहीं पाएंगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो मजा ही नहीं आने के बाद। ठीक, एक बार तुम्हारे मुख से इसे एक्सप्लेन करना जरूरी है। एक बार मैं और ब्रीफ कर रहा हूँ लास्ट बार कि क्या समझाया हूँ मैं। जी आपने समझाया जी अवमूल्यन किसे कहते हैं। आपने समझाया अगर कोई देश ना अपने देश की करेंसी को जानबूझ कर डॉलर की अपेक्षा कमजोर बनाता होगा वहां के केंद्रीय बैंक और वहां की सरकार के साथ मिलकर, तो ये समझ जाओ ऐसी स्थिति को हम अवमूल्यन कहते हैं। अवमूल्यन। उसके साथ साथ जोड़ के तुम ये बता सकते मूल्य ह्रास इसका बिल्कुल अपेक्षा हो, उसमें अंतरराष्ट्रीय कारक डिमांड सप्लाई का रूल चलता होगा और अंतरराष्ट्रीय कारकों के कारण मूल्य ह्रास होता होगा, मूल्य करेंसी गिर जाती होगी। फिर तुम बताओगे कि जो अगर किसी देश की करेंसी कमजोर हो जाएगी ना तो उसका व्यापार बढ़ जाएगा, उसका जो निर्यात है ना वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो निर्यात बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे कह सकते हैं उस देश की वस्तुएं जिसकी करेंसी में अवमूल्यन किया गया, उस देश की वस्तुएं अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर सस्ती हो जाएगी। जब सस्ती हो जाएगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसे समझ। फिर तुम समझाओगे जी जिसके साथ व्यापार होगा वो देश भी ऐसे ही करेगा और ऐसे ही सारे देश करना स्टार्ट कर देंगे और यहाँ ना एक नया वार स्टार्ट हो जाएगा, नया युद्ध। उसको बोलते हैं करेंसी वॉर, मुद्रा का युद्ध। हाँ समझ, नए युद्ध चलेंगे। बताओ आजकल ऐसे ऐसी लड़ाइयां चलती है। ठीक, तो ये बताओ ये अमेरिका के लिए अच्छा करेंसी वॉर की बुरा? आज लेकिन तुम बताओ कि जो आप तुम्हें समझाना होगा है कि ये जो करेंसी में अवमूल्यन किया जाता, करेंसी मतलब मुद्रा के अंदर जो अवमूल्यन किया जाता, ये अवमूल्यन अगर तुम देखोगे तो अनैतिक काम होगा, नैतिकता के लिहाज से सही नहीं आया। ऐसा समझ, इनलीगल काम हो, जानबूझ को तुम कमजोर बना रहे हो। जब जानबूझ को कमजोर बना रहे हो तो ये गलत तरीके से व्यापार की श्रेणी में आना चाहिए, लेकिन ये गलत तरीके से व्यापार की श्रेणी में नहीं आता। आया समझ, कैसे तरीके से फेर की? क्यों? क्योंकि जो उनके लिए सही है वही सबके लिए सही है। क्यों? क्योंकि जो उनके लिए सही है ना, उनके किनके? विकसित देशों के, जिनकी करेंसी हार्ड करेंसी जो उनके लिए सही है वो पूरी दुनिया के लिए सही है। आया समझ में? देख लो क्या स्थिति, उसे अनफेयर की कैटेगरी में डाला इन्होंने। जो भी देश अवमूल्यन करा ना, बैन लगाओ ना तुम उस पर, लगाओ बैन, लगाते नहीं बैन, ये कहते हैं फेयर, क्योंकि जो उनके लिए सही है वो पूरी दुनिया के लिए सही है।
वे तो चाहते हैं कि पूरी दुनिया के देश फटाफट अवमूल्यन करो ताकि उनके देश की करेंसी, यहाँ फायदा किससे होगा? हार्ड करेंसी वाले देशों को। उन जो हार्ड करेंसी वे डोमिनेट कर जाएगी। आया समझ में? जो पहले से मजबूत हो और मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगी। कितना बेहतरीन तरीके से फंसा गया, कितना बेहतरीन तरीके से। ऐसा किताब तो समझ लोगे, अरे जिंदगी बीत जाएगी। आया समझ में? सारा टीचर फेल होगा समझाने में। समझ में? मैं बहुत सारा वीडियो देखा हूँ यूट्यूब पर, नहीं समझ में आया मेरी, तुम देख लेना जाकर, मुझे भेज देना। समझ में? पढ़ता पढ़ता मैं भी पागल हो चुका था, तब मुझे समझ में नहीं आया। मैंने सोचा इसका कुछ तो आसान फंडा होगा ही। समझ में आई बात है? मेरे साथ जब तक मेरे मुख से एक्सप्लेन नहीं होने की ना इकोनॉमिक, तब तक तो आसान बनने की नहीं है। बाकी तो सब है ही क्या है, 10 सब्जेक्टों में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी कहीं से पढ़ लो, किताब से बोलो, कुछ है ही सब्जेक्ट पढ़ने का तो हो। तो जो हार्ड है वही मेरे लिए आसान है। आया समझ लो, वही मैं आसान बना के छोड़ दूँ। ये सुन लो, तो अनफेड की कैटेगरी में आना चाहिए ना, नहीं आना चाहिए? तो लेकिन किसकी कौन सी कैटेगरी में? तो क्यों पता लगा क्यों? क्योंकि उनकी मनसा ही ऐसी है ना, डोमिनेट करने वाली मानसिकता। तो हार्ड करेंसी जो पहले से मजबूत थी वो और मजबूत हो जाएगी। आया समझ लो। जरा मुझे एक बात बताओ, एक सवाल पूछता हूं तो उसमें बताओ, अगर किसी देश की मुद्रा के अंदर अगर अवमूल्यन कर दिया जाए, किसी देश की मुद्रा के अंदर अगर अवमूल्यन कर दिया जाए, उस देश के व्यापार पर क्या फर्क पड़ेगा? उसका जो आयात, उस पर, उसके निर्यात पर क्या फर्क पड़ेगा? निर्यात पर बढ़ जाएगा। आयात पर क्या फर्क पड़ेगा? आयात पर क्या फर्क पड़ेगा? अवमूल्यन करने पर आयात महंगा हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। है पहले कितने देने पड़ रहे थे? 125। पहले 100 देने पड़ रहे थे, अब 125। तो आयात तो महंगा हो जाएगा, निर्यात सस्ता हो जाएगा। अब जो निर्यात सस्ता हो जाएगा, उसके देश की करेंसी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? उस देश की वस्तु सस्ती हो जाएगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी वस्तु की डिमांड नहीं बढ़ जाएगी, मांग नहीं बढ़ जाएगी उसकी वस्तु की। इतना बताओ, समझ में आया नहीं आया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक, तो पता लग चुका कोई प्रॉब्लम? अब मैं एक एक बच्चे का नंबर लगाता हूँ, उनको पूछता हूँ क्या क्या बताया गया, और माइक उसके हाथ में दूंगा। मैं जानना चाहता हूँ तुमने समझा क्या? कुछ ऐसा समझाओ जो मुझे दोबारा पूछना पड़े, जो भी तुम्हारी समझ में आए वही बताओ। अभी आज हमने क्या समझा? ये बताया अवमूल्यन क्या हो, अवमूल्यन क्या हो, और ये बताया कि किसी क्या करेंसी, हो अवमूल्यन? हम किसी करेंसी को अगर हम वो करेंगे ना अवमूल्यन, आसान होता है किसी को छोड़ देना, दिल तोड़ देना, तन्हा उम्र किसी एक के होकर दिखा सको तो पता चले, तुम जो कभी किसी से मोहब्बत करो तो पता चले। शायरी का मैं बाजता हूँ, शायरी का मैं, कलम मेरी रानी है, अल्फाज मेरे जुबान है, बाकी बस उस खुदा की मेहरबानी है। बैठी हैं होठों को सीकर, पछताएंगी आप, इश्क जाग उठता है अक्सर ऐसी खामोशी के बाद। सुनाओ। ये बताया कि अवमूल्यन क्या हो, जब कोई देश ना अपनी करेंसी को खुद ही जानबूझ कर उसका केंद्रीय बैंक गिरा देता, तो उसके अंदर जो करेंसी गिर जाएगी ना, उसे ही अवमूल्यन कहेंगे। अवमूल्यन होने से ना उस देश का निर्यात बढ़ जाएगा। अच्छा, और फिर ऐसे ही उस देश की वस्तुएं क्या हो जाएगी? सस्ती हो हो जाएगी। जाएगी। फिर क्या होगा? फिर ये भारत को भी अवमूल्यन करना पड़ेगा। फिर जब हम जिस देश के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं ना, फिर वो भी ऐसा ही करेगा, अपनी करेंसी को फिर वो गिरा देगा जानबूझ कर, अवमूल्यन करेगा वो, फिर उसका भी निर्यात बढ़ेगा। करेंसी वार स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, फिर करेंसी वार स्टार्ट होगा, पर लेकिन ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अवैध तरीके से करा जाएगा ना ट्रेड। इसे गलत तरीके से किए गए व्यापार की श्रेणी में अंतर्गत आएगा। इस तरह का व्यापार गलत तरीके से किए गए व्यापार की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। लेकिन WTO तो तय करेगा कि गलत तरीके से किए गए व्यापार की श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा। अगर आएगा तो अनफेयर की कैटेगरी में आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो फेयर की कैटेगरी में आना चाहिए। पर लेकिन इसे फेयर की कैटेगरी में डाल रखा। आपने कहा कि फेयर की कैटेगरी में रखा गया, क्यों रखा गया? क्योंकि जो उनके लिए सही है वही दूसरों के लिए सही हाँ, उनके के लिए जो विकसित देश है, जिन्हीं देश की करेंसी हार्ड करेंसी, करेंसी करेंसी वार स्टार्ट होने से फायदा किसे होगा? कौन सी करेंसी को फायदा होगा? हार्ड करेंसी वाले देशों को फायदा होगा, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। दीदी को दो। ठीक।
अच्छा, दीदी ये नहीं है। बताओ क्या होता है स्टार्टिंग में बताओ जो भी समझो। भैया। अवमूल्यन, अवमूल्यन क्या अवमूल्यन। जब कोई देश ना, उस देश का केंद्रीय बैंक अपनी मुद्रा को जानबूझकर गिरा देता है तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। इससे क्या होता है, उस देश का ना जो निर्यात है वो बढ़ जाता है और उस देश की जो वस्तुएं हैं वो सस्ती हो जाती है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। और जिसके साथ वो व्यापार कर रहा है, जिन देशों के साथ भी वे भी ऐसा ही करेंगे, फिर अपनी मुद्रा में वे अवमूल्यन कर देंगे। और उन्हें देखते देखते उनके जो पड़ोसी देश है वे भी अवमूल्यन करेंगे। तो ऐसा पूरे करेंसी वार। विश्व में ना करेंसी वार चल जाएगा। ठीक है, इससे फायदा किसे होगा? इससे फायदा हार्ड करेंसी वालों को होगा और सबसे ज्यादा होगा डॉलर को, क्योंकि हार्ड करेंसी वाले देशों को होगा, वालों को नहीं। हार्ड करेंसी वाले देशों को होगा। अच्छा, और ये मतलब ये फेयर है अनफेयर है वो डिसाइड करेगा WTO। हाँ। डिसाइड WTO करेगा। पर जो WTO ना वो विकसित देशों का ही एजेंट है। ठीक है, तो जो WTO के लिए सही है वही विकसित देशों के लिए सही है, जो विकसित देशों के लिए सही है वो WTO के लिए सही वो है। पूरी दुनिया के लिए सही है। बस उसके बाद तो इन्होंने डाल रखा है इसे फेयर की कैटेगरी में, जबकि वो होना चाहिए अनफेयर की कैटेगरी में, क्योंकि ये अवैध तरीके से व्यापार हो रहा। अच्छा, और क्या वो सारा तो बता दिया। जो बात इनमें पूरे में पढ़ने के बाद अच्छी लगी ना वही बता। ऐसे क्या चीजें तुझे बहुत अच्छी लगी और तू कभी नहीं भूल सकती इस टॉपिक में से? इस टॉपिक को जो कभी नहीं भूल सकती तो वो तो होगा कि जो सस्ता हो जाएगा ये जो भी है वस्तु सस्ती हो जाएगी सभी देशों में। उसमें हमारा ही फायदा, मतलब ये फायदा तो होगा, हमारे देश को भी फायदा होगा थोड़ा। क्या फायदा है? फायदा नहीं पड़ेगा, वो भी नुकसान होगा भैया। हमारे देश का भी वो होगा ना, अवमूल्यन करेंगे ना हमारे देश फायदा तो होगा। फायदा शॉर्ट टर्म्स होगा शॉर्ट टर्म्स होगा। और जो वो फायदा है कैसा फायदा जो शॉर्ट टर्म्स हो। हाँ। लव इज नथिंग, पढ़ाई इज एवरीथिंग। वो फायदा नहीं है, डिसएडवांटेज है। ये ना इस तरह का अवमूल्यन करना किसी देश का भारत के लिए बहुत बुरा। बहुत बुरा, कितना बुरा? बहुत ज्यादा बुरा। फायदा किसके लिए? जो विकसित देश है हार्ड करेंसी वाले देशों के लिए। अब तक कॉपी में कुछ लिखा और फिर भी तुम मैं कहने लगूं उसके बारे में 2 पेज लिख के दिखाओ, अभी लिख दोगे बैठ कर? लिख दोगे नहीं लिख दोगे? हाँ लिख देंगे। क्यों? अप्रोच डेवलप हुआ। तो चलो आगे बताओ। शुरू से बता दूं क्या? चलो बताओ। वो जब कोई देश ना, मतलब जब किसी देश का जो केंद्रीय बैंक होगा और वो अपनी जो वो क्या बोलते करेंसी उसमें उसे जानबूझ कर गिरा देगा ना, तो उसे ही अवमूल्यन का हो भैया। और जब अवमूल्यन होगा तो उनकी जो निर्यात हो बढ़ जाएगा, क्योंकि उनकी जो मूल्य ह्रास में अवमूल्यन में क्या अंतर हो? क्योंकि मूल्य जो ह्रास होना उसमें अंतर्राष्ट्रीय कारक डिपेंड करे, अंतर्राष्ट्रीय कारकों के कारण मूल्य ह्रास होगा। किसमें मूल्य ह्रास? उसमें करेंसी वही। अच्छा, जानबूझ के कमजोर बनाया जा है मूल्य ह्रास के कारण? नहीं, जानबूझ के नहीं बनाई जाती, अंतर्राष्ट्रीय कारकों के कारण हो जाए वो खुद ही। अंतर्राष्ट्रीय कारक कौन से हों? अंतर्राष्ट्रीय कारक जैसे कि FPI हो गया, यही तो कच्चा तेल हो गया, इस तरीके से डिमांड सप्लाई का खेल होगा ऐसे क्या? इसे दे। अगर किसी देश की करेंसी को कमजोर बना दिया गया जी, कमजोर अवमूल्यन कर जाएगा किसी देश की करेंसी में, निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस देश? निर्यात बढ़ जाएगा। निर्यात बढ़ जाएगा। जब निर्यात बढ़ जाएगा तो जिस देश के साथ व्यापार होगा वो क्या करेगा? वो भी फिर अपनी करेंसी को मतलब सस्ता कर देगा। सस्ता करने का मतलब? हाँ, अवमूल्यन कर देगा। इस तरह पड़ोस के देश क्या करेंगे? सारे देश फिर मतलब अवमूल्यन ही कर देंगे अपनी करेंसी। फिर क्या होगा उसका? फिर मतलब करेंसी वार चल जाएगा पूरे विश्व में। फायदा किसे होगा? फायदा उसे होगा हार्ड करेंसी को। हार्ड करेंसी वाले देशों को? हाँ, हार्ड करेंसी वाले देशों को फायदा होगा इससे। अच्छा, तो ये जो इस तरह का व्यापार किया जा रहा ये अनफेयर की कैटेगरी में आना चाहिए कि फेयर की कैटेगरी आपके हिसाब से? अनफेयर की मतलब आना चाहिए कैटेगरी में। हाँ, अच्छा, लेकिन ये निर्धारित कौन करेगा? तुम हो कौन बताने वाले? WTO और WTO ने कहाँ रखा हुआ? फेयर की कैटेगरी में। फेयर की कैटेगरी में। अच्छा, तो WTO अब यार WTO पर प्रश्न चिन्ह उठना चाहिए जी आया समझ में? यानी WTO की प्रासंगिकता पर सवाल उठने चाहिए, लाजमी है जी। आया समझ में? दे दो। ऐसा बताओ इसमें तो जो आप भूल नहीं सकते बिल्कुल भी। अवमूल्यन। अवमूल्यन बताओ, कोई एक्सप्लेन कर दो। बैठे बैठे सुना, बैठे बैठे सुना दो। आपने बताया कि अवमूल्यन क्या होता है। अवमूल्यन होता है अगर किसी देश की करेंसी केंद्रीय बैंक के द्वारा गिराई जाती है या फिर डॉलर के अपेक्षा
उसके दाम घटा दिए जाते हैं, हाँ तो उस प्रक्रिया को ही अवमूल्यन कहते हैं। अच्छा तो उससे जो है उस देश का निर्यात बढ़ जाता है हाँ और उस देश की जो वस्तुएं होती है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सस्ती हो जाती हैं। और इसी तरह जो उस देश से आयात करते हैं वो भी उसी प्रक्रिया को आजमाते हैं और अपने देश में फिर वो भी अवमूल्यन करते हैं। तो उसके बाद जो है पूरे विश्व में करेंसी वॉर स्टार्ट हो जाता है। उससे किसे फायदा होगा? जो हार्ड करेंसी वाले देश होते हैं उनको फायदा होता है। अच्छा क्यों? क्योंकि हार्ड करेंसी में ही तो व्यापार किया जा रहा है सभी देशों के द्वारा। फायदा क्यों होगा? करेंसी वार स्टार्ट होगा, सब अपनी देश की करेंसी को गिराना स्टार्ट कर दिया, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ हार्ड करेंसी वाले देशों को फायदा क्यों होगा? क्योंकि उनकी करेंसी का तो यूज़ किया जा रहा है, उनकी करेंसी के द्वारा ही व्यापार किया जाता है। और जो WTO है उसमें जो इस तरह का जो व्यापार है, जाजो नहीं, मुद्दे से नहीं भटकना, जहाँ पूछा वहाँ पे जाओ। सुनो, हमने पूछा, सवाल समझो, हमने पूछा, आपने कहा, अभी क्या बताया था मैंने? हार्ड करेंसी को कैसे फायदा हो रहा है मुझे भी बता दो, इसका उत्तर चाह रहा हूँ। ये देश अवमूल्यन नहीं करेगा अपनी करेंसी में, तो अवमूल्यन करने तो हार्ड करेंसी को कैसे फायदा हो रहा है इसका मुझे उत्तर चाह रहा है। हार्ड करेंसी का ही तो रेट बढ़ाते हैं हम। क्योंकि उसका डिमांड बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखिए ना, पहले 100 रूबल देने पर $1, अब इस बार 125 देने पर $1, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। और बता, एक आधी बात ऐसी बता जो तू नहीं बोल सकती, इसमें से पूरी जिंदगी नहीं बोल सकती। ये अवैध तरीके से किया गया व्यापार है जो ये पूरे विश्व में कैटेगरी में आना चाहिए और फेयर की कैटेगरी में आता है। WTO ने इसको फेयर की कैटेगरी में इसका मतलब यहाँ WTO की प्रासंगिकता पर सवाल उठेंगे। WTO की रिलेवेंसी कम हो रही है। WTO उसके अंदर रिफॉर्म की जरूरत है, यहाँ सुधार की जरूरत नहीं है। चलो इसे दे, कुछ ऐसा बता जो मुझे कुछ बोलना ना पड़े, खुद सब कुछ बता दो। अवमूल्यन क्या हो ये बता दो बस। भैया जब कोई देश अपनी करेंसी को जानबूझ कर, मतलब केंद्रीय बैंक जानबूझ कर गिरा दे, तो उसे वो क्या हुआ? अवमूल्यन। जी, अवमूल्यन जो देश करेगा उसके देश के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा? निर्यात बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिमांड बढ़ जाएगी। उसकी किसकी? वस्तुओं की। अच्छा, इधर साइड है। ये WTO वाला क्या मैटर है? जो WTO है ना, यो विश्व व्यापार संगठन है, जो व्यापार हो रहे हैं सभी देशों में उसका नजर रखने का काम करो, नियंत्रण रखने का काम करो। ये फेयर एंड फेयर का क्या चक्कर है? क्या मतलब है इसका? क्या समझा? हाँ, जो जब कोई देश अपनी करेंसी को गिरा देता तो उस देश का अवैध तरीके से कार्य किया जा रहा है। अवैध तरीके से कार्य किया जा रहा, जो WTO इसमें अफेयर माना चाहिए, पर ये अनफेयर में आ रहा। वीरो सही दिशा में बताओ, सही दिशा। पड़ोसी को दे दो, ऐसा बता जो तुझसे कभी नहीं बोल सकती इसमें से। मैं इससे कभी नहीं बोल सकती, मैं इसमें बच कर नहीं बोल सकती कभी भी। बताओगे? ऐसा क्या जो तेरे याद रहेगा इसमें परमानेंट? सभी याद रहेगा। एक देश की करेंसी को दूसरी देश की करेंसी में चेंज करेंगे, वो चल जाएगा। ये मैं कभी नहीं भूलने की लड़ाई बचेगी ना। दीदी को दे दो, बताओ दीदी ऐसी क्या चीज़ है तुम कभी नहीं बोल सकते इसमें? कि जो शॉर्ट टर्म्स के लिए दिया इतना पढ़ाने के बाद ऐसी कौन सी बात है जो आपके दिल पे लगी जाकर? इसमें
जो शॉर्ट टर्म्स के लिए दिया गया लाभ है ना, वो मैं ज्यादा टाइम के लिए फायदा तो देने वाला नहीं, इसलिए अगर अच्छा। यार की बात दिल पे लगी। चलो बताओ आगे, बताओ। तो भैया अब जो ये सभी देश क्या कर रहे हैं, अपनी अब मुद्रा को गिरा रहे हैं, तो इससे दो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अगर ये अपनी मुद्रा ना गिराए और नैतिक तरीके से अपना कार्य करते हैं तो इन्हें अपने व्यापार में भी फायदा होता, पर इन्होंने अनैतिक तरीके से करते हैं और फिर वही फायदा हुआ विकसित देशों को। तो इनका मतलब कि अपना शोषण अपना आप करवा रहे एक तरीके से। फिर तो इसलिए और WTO तो पहले से ही विकसित देशों का एजेंट है, इसलिए वो उसे तो कोई आपत्ति होने वाली नहीं। तो बस यही इस बात है। उसके बाद इतने तो समझाया। इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूं, ध्यान। अब तुम्हारे दिमाग में प्रश्न आना चाहिए, क्या भारत ने आज तक अवमूल्यन किया? और किया तो कब किया? क्या भारत को अपनी करेंसी में अवमूल्यन करना चाहिए? क्या भारत को अपनी करेंसी अवमूल्यन अगर तुम कर दोगे, आया समझ लो, तो तुम्हारे पड़ोसी वाला भी करेगा, उसके पड़ोसी वाला करेगा, फायदा तो फिर डॉलर भी होगा ना। करना नहीं चाहिए। तुम्हें जानकर हैरानी होगी, आज तक ना भारत ने केवल 3 बार अपनी करेंसी में अवमूल्यन करा। कितनी बार? 3 बार अपनी करेंसी में अवमूल्यन किया भारत के द्वारा, 3 बार। नंबर फर्स्ट, एक 60 के दशक में, 1960 के दशक में एक डॉलर 8 रुपए का था। 8 रुपए का, एक डॉलर 8 रुपए का। उसे ना अवमूल्यन के द्वारा एक डॉलर को 20 रुपए का बना दिया गया भारत सरकार की, RBI के द्वारा 20 रुपए का पहली बार अवमूल्यन करना पड़ा। 60 के दशक में पहले था 1 रुपए का, 8 रुपए का, फिर उसे 20 रुपए का बनाया, जानबूझ के बनाया। आज तक हमने 3 ही बार अवमूल्यन करा। और मेरा मानना है, मैं एक अर्थशास्त्री होते हुए भी ये तुम्हें सलाह देता हूं और पूरे देश को सलाह देता हूं, पूरे विकासशील समाज को और विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों को सलाह देता हूं कि जाओ अपनी करेंसी में कभी अवमूल्यन मत करना। अपनी करेंसी में अवमूल्यन करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। यस और नो? यस और नो? समझ में आया इकोनॉमिक्स? जरा बताओ, यहां से सुनना अच्छे तरीके से। आज तक बात, एक तो 60 के दशक में कर दिया, उसके बाद किया 1990 के दशक में। 1 डॉलर था ना जो, वो 40 रुपए का हो गया। कितने का? तो 20 का था ना, वो 40 का बना दिया गया, एकदम दुगने दाम से बढ़ा तुरंत। आया समझ? उसके बाद किया गया 1991 में। कब? 1 डॉलर था, उसका दाम बढ़ाया गया। तो जान पूछे क्यों? ताकि भारत की वस्तु को ना अंतरराष्ट्रीय मार्केट में सस्ता किया जा सके। लेकिन ऐसा अब बताओ, जितना भी मैं समझाया हूं ना वीडियो में, सारा चुपचाप बैठ कर लिख लेना। ऐसा इससे भी ज्यादा, एक तरफ साइड में मेरे वाला नोट्स रखोगे, एक तरफ जो भी तुम्हें बात अच्छी लगी ना, उस अपने हाथ से लिख कर नोट्स बनाओगे। एक एक बात जो बोली गई ना, शायरिया भी बोली, उसे भी लिख डाल लो, छोड़ दो मत बिल्कुल भी। ऐसा समझ लो, वे भी क्वेश्चन होंगे, क्या कह रहे हो? हाँ, ये भी भेजूंगा, उसे साइड में रखो। ऐसी देखो कौन सी बात है जो तुम वीडियो में देख कर भूल रहे, वीडियो को सामने रखकर जब नोट्स बनाओ, जियो का तो उतारोगे ना, कटना ही पता कर दोगे। हाँ, दुश्मनी वो वीडियो में, ये बात सही है। इतना बताओ, समझ में आया नहीं? अब बताओ, क्या किसी देश को अवमूल्यन करना चाहिए? नहीं। अवमूल्यन किसी देश की करेंसी के द्वारा उस देश की करेंसी के अंदर उस देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा अवमूल्यन किया जाना किसके बराबर? अपने पैरों पे। अंदाजा लगा सको ना, भारत ने अब तक केवल 3 बार अवमूल्यन करा। कितनी बार? 3 बार अवमूल्यन करा। लेकिन एक बात बताऊं तुम्हें, ध्यान से सुना अच्छे तरीके से। एक तो हमारा मूल्य ह्रास हो, एक मूल्य वृद्धि हो, एक अवमूल्यन हो, तीसरे नंबर का टॉपिक है। चौथे नंबर का एक हो अधिमूल्यन। इसे भी समझ लो, चलो। इसे भी समझ लो, क्या हो अधिमूल्यन। 3 टॉपिक हम डिस्कस कर चुके, 3 टॉपिक हम डिस्कस कर चुके, देख लो। नंबर फर्स्ट, अब तक हम पढ़े थे मूल्य ह्रास,
दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा मूल्य वृद्धि, तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा आज अवमूल्यन, कोष केंद्रीय आ जाएगी तीसरा। उसके बाद चौथे नंबर पर आज अब हम पढ़ेंगे अधिमूल्यन। अधिमूल्यन बेटे क्वेश्चन देखो ना घर जाएगा, फिर दोबारा वीडियो पे जाकर टिकोगे पता चले अब सवाल इन्होंने भूलते चले जा रहे, फिर तो मुझे समझ में आ गया ओहो ऐसा समझाया जा रहा था, ऐसा व्यापार घट रहा था। ये तो सवाल पूछे अधिमूल्यन करने से कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ेगा, 4 ऑप्शन देके चले जाएगा, टिक मारो, फिर कठिनाई पैदा हो जाएगी। अधिमूल्यन इधर 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 इधर, अधिमूल्यन समझ लो। अभी तुमने अवमूल्यन समझा, जानबूझ कर करेंसी कमजोर बना जाना। अधिमूल्यन का मतलब पता क्या हो, ठीक, एक तो डिवैल्यूएशन हो, ठीक, इसका मतलब क्या हो, अधिमूल्यन को क्या कहते हैं, दिमाग तो काम कर रहा है, चलो देख लो अधिमूल्यन समझ लो पहले। इसका मतलब वो किसी देश का बैंक ना जानबूझकर अपने यहाँ की करेंसी को कमजोर नहीं मजबूत बना सकता। आज भी ना जो भारत सरकार का जो केंद्रीय बैंक क्या नाम है उसका, उसके पास इतनी ताकत है, पता कितनी ताकत है, केंद्रीय बैंक यो आज ना $1 को ना ₹1 के बराबर बना दे। आया समझ में, आज भी इतनी ताकत है $1 को ₹1 के बराबर बना दे। उस देश की करेंसी के द्वारा अगर अपने देश किसी देश की करेंसी किसी देश के बैंक केंद्रीय बैंक के द्वारा अगर वहां की करेंसी को मजबूत बनाया गया डॉलर की अपेक्षा, हम कह सकते हैं उस देश ने के केंद्रीय बैंक ने अपने यहाँ की करेंसी के अंदर अधिमूल्यन कर दिया। क्या कर दिया, यानी अधिमूल्यन से तात्पर्य उस देश की करेंसी उस देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा वहां की करेंसी को मजबूत बनाए जाने से। आया समझ में, अधिमूल्यन पता लगा क्या हो, ठीक। तो जो अधिमूल्यन होगा, एक तो मूल्यन होगा एक अधिमूल्यन होगा। आरबीआई के पास आज भी इतनी ताकत है वो $1 के ₹1 के बराबर बना दे, लेकिन बना नहीं सकता। अगर ऐसा कर दिया तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा पहले ये जान लो, ये पेपर सवाल पूछा जाओ, अधिमूल्यन करने से ना क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। आज हम $1 के ₹1 के बराबर क्यों नहीं बना सकते, प्रभाव क्या पड़ेगा इसका, क्यों नहीं बना पा रहे हम ऐसा। अगर नहीं बना पा रहे तो इसका प्रभाव बताओ क्या पड़ेगा, प्रभाव कहाँ प्रभाव पड़ जाएगा अगर हमने बना दिया सर, ये बताओ जरा मुझे एक बात बताओ, $1 ₹1 के बराबर, क्या भारत की वस्तु है इतनी भारत की वस्तु की डिमांड जो विदेशी लोग वे भारत में जाएंगे। आज पहले $1 ना $1 ₹75 का था, आज $1 ना ₹1 के बराबर होगा। इसका मतलब विदेश आना 75 गुना महंगा होगा। आज $1 उनके लिए तो ये हुआ नहीं हुआ उनके लिए, यानी जो भारत की $1 पहले ₹75 का था, अब आए $1 ₹1 के बराबर हुआ, यानी भारत की वस्तु ना अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 75 गुना महंगी होगी। कितना महंगी होगी, इसका मतलब पता क्या होगा, भारत का निर्यात 0। कितना हो जाएगा, कोई भारत की वस्तु नहीं खरीदने वाला। फंस गए नहीं फंस गए तुम, जानबूझ कर फंसा गया, अरे तुम्हें बेवकूफ बनाया गया। आज भी तुम ना अमेरिकन सिस्टम में तुम कैसे फंसे बैठे हुए, यहां समझो विश्लेषण करना पढ़ने के बाद टॉपिक का, अगर विश्लेषण कर दिया ना उसकी धज्जियां उड़ा कर रख दी, तुम पता लगा फंस चुके तुम। अब तुम्हें दिमाग में आ चुका कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते, $1 ₹1 के बराबर ताकत है आरबीआई के पास, बहुत मजबूत है ताकत, कर नहीं सकता, इसलिए नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि ना भारत की वस्तुएं महंगी हो जाएगी। आया समझ में, भारत की वस्तु क्या हो जाएगी, महंगी। अंतराल कितनी महंगी हो जाएगी, $1 ₹75 का, तो 75 गुना महंगी हो जाएगी भारत की वस्तु को खरीदने जाने का। इसका मतलब जो भारत की वस्तु है ना, किसकी वस्तु है, भारत की वस्तु है, उस देश की कोई भी देश हो, भारत की वस्तु है कैसी हो जाएगी, महंगी। जब महंगी हो जाएगी इनकी डिमांड कितनी हो जाएगी, डिमांड कितनी हो जाएगी, 0, कोई खरीदने का ही नहीं। दूसरे नंबर बताओ, जो एनआरआई लोग, एनआरआई पैसे भेज देंगे भारत में, पैसे क्यों भेज जाए, इतने भेज, भारत की करेंसी गिर रही, ज्यादा पैसा भेज जाए। तो जो एनआरआई है, मेरी वाइफ मुझे फोन करती रहता है कि मैंने कहा पैसे नहीं भेजना, तो उससे शादी कर लूंगा। आया समझ में, मेरे पास नहीं है पैसा, भारत का जो रुपया हो, भारत की आरबीआई ने चालाकी कर ली,
चालाकी करके ना $1 को $1 के बराबर बना दिया और उन्होंने अधिमूल्यन कर दिया। अधिमूल्यन, अब अधिमूल्यन कर दिया ना, एनआरआई पैसे नहीं भेज लेंगे, ये सोनू भाई दूध शादी कर लेंगे। एनआरआई के द्वारा जो रेमिटेंस भेजा जाएगा, रेमिटेंस मतलब प्रेषण, संप्रेषण जिसे बोल लो, वो कितना हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा, उसमें भी गिरावट आ गई। अब बताओ, जब इसमें गिरावट आ गई, इसमें गिरावट आने के बाद जो विदेश जाना हमारे लिए विदेश जाना वो तो सस्ता हो जाएगा। हमारे लिए तो विदेश जाना सस्ता, मेरे लिए घूमना सस्ता, पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में चक्कर काट डाल लूंगा 2000 रुपए में, 2000 रुपए में घूमूंगा, 2000 रुपए में, 2000 रुपए में चक्कर काट खाऊंगा। देखो कौन रोकेगा मुझे, आ जाओ आया समझ में, ये फायदा होगा। लेकिन जो विदेशी निवेशक होंगे, विदेशी निवेशक वे थोड़ा आएंगे भारत की तरफ, एफडीआई वाले आ जाएंगे भारत की तरफ, आ जाएंगे एफडीआई वाले। 0 एफडीआई। क्या भारत सरकार चाहेगी कि वो अपने देश की करेंसी को अधिमूल्यन कर दे? कोई देश चाहेगा उसे अपने देश की करेंसी के अंदर अधिमूल्यन कर दे? तुम्हें जान के हैरानी होगी, आज तक किसी की हिम्मत नहीं पड़ी किसी ने अपने देश की करेंसी में अधिमूल्यन करा हो। किसी देश की करेंसी में हिम्मत नहीं पड़ी किसी ने अपने देश की करेंसी में अधिमूल्यन कर दिया हो और इतना कर दिया हो और $1 को रुपए के बराबर बना दिया हो। एक हद तक लिमिट तो नहीं कर सकते, करते हैं अधिमूल्यन, कम हो बताऊंगा कहां तक। अगर ज्यादा कर दिया तो जब कठिनाई पैदा हो जाएगी, अगर कम कर दिया तो ज्यादा कठिनाई पैदा। एक हम फिक्स में रखकर, और ये काम आरबीआई का हो, और आरबीआई ये बात कभी किसी को नहीं बताती, लेकिन मुझे बता रहा है, आया समझ में, ठीक है। इसे कभी ओपन नहीं करती आरबीआई ऐसे काम को, समझ में आया बात। एक अपनी करेंसी को ना ज्यादा महंगा भी नहीं होने दे सकते, ज्यादा सस्ता भी नहीं होने देते। ये काम किसका हो सारा, आरबीआई का। इतनी बात बताओ, समझ में आया। और बताओ कहाँ फर्क पड़ने वाला, एफडीआई वाले जाने वाले नहीं बिल्कुल भी, ठीक। एनआरआई वाले मैंने बेचने का, दूसरी शादी कर लूंगा, ऐसे बचो। भारत की वस्तुएं क्या महंगी होनी, सस्ती हो जाएगी मार्केट में, महंगी। और बताओ विदेश जाना सस्ता। अब कट्टो चक्कर पृथ्वी का, देखो कौन रोकेगा मुझे, ऐसे बचो। अब पता लगाओ आरबीआई, अब पता लगा मुझे आरबीआई ना $1 को ₹1 बराबर क्यों नहीं करता, क्योंकि आरबीआई वाले भी मेरे तो डर है ना, कभी भी पूरी पृथ्वी के चारों तरफ घूम लूं। ऐसे बचे, इन्हें भी पता ना, शक्तिकांत दास को पता, कभी मैं इसका चक्कर काट दो। चलो देखो आरबीआई के पास ताकत। अच्छा ये बताओ अधिमूल्यन का फायदा नुकसान ज्यादा। इससे क्या होगा, इसे पता क्या होगा, जो भारत है ना, जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार वो कितना हो जाएगा, 0 तो ना के बराबर हो जाएगा, घटता दिखाई देगा। इतनी बात बताओ, समझ में आया नहीं, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। अधिमूल्यन करना जाना चाहिए, नहीं करते। अब देखो भारत सरकार की जो आरबीआई वो क्या करती है, जो आरबीआई वो करती क्या है, आरबीआई बीच में ऐसे लिखा है, यहाँ लिखा हुआ 80 और यहाँ लिखा हुआ 50, ठीक, और यहाँ लिखा हुआ 60। आरबीआई पता क्या करेगी, इन्हें पता लगेगा कि भारत की करेंसी बहुत ज्यादा कमजोर हो रही कि जो डॉलर है ना, डॉलर वो 80 रुपए होता चला जा रहा, तो जानबूझ कर थोड़ा सा कमजोर करेंगे, इसके बीच में ज्यादा नीचे भी लाने के, थोड़ा सा कमजोर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डॉलर कमजोर होता, डॉलर मजबूत होता जा रहा, तो आरबीआई ना अपनी करेंसी को मजबूत बनाएगा, थोड़ा सा अधिमूल्यन करा, थोड़ा सा अधिमूल्यन, आज समझ। लेकिन आरबीआई कभी भी इस पॉइंट को कभी ओपन नहीं करती। कब तक क्या देखो, यहाँ 80 और 50 इसके बीच में $1 का दाम इतना रखा, $1 80 रुपए का, या $1 50 रुपए का, या 60 रुपए का, इसके बीच में, इससे बाहर नहीं रेंज में जा सकता। उन्हें पता ना कि कितना प्रभाव पड़ेगा, वो तो आरबीआई को पता ना, तो कितना तक मैनेज कर रखना, ये सब काम आरबीआई का होगा। किसका, तो आरबीआई बहुत अच्छा काम कर सकता है। इसे भारत सरकार का केंद्रीय बैंक बोलते हैं, उसे भारत सरकार का हेल्पर बोलते हैं, सहायक बोलते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर ना रीढ़ की हड्डी कहा जाता हो। बैंकिंग सेक्टर ना आज भारत के साथ, ये भारत सरकार चल रही ना, उसके साथ कदम से कदम बढ़ा चल रहा है बैंकिंग सेक्टर को पूरा पढ़ाना मुझे 13-14 घंटे तक लगातार बात कर दी, उसके जिंदगी में कभी बैंक के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे समझ में, आधा बैंक यहीं बैठा सिखा दूंगा। समझ में आया नहीं बात यार, समझ रहे यहाँ से। इकोनॉमिक्स पढ़ने का मतलब सब कुछ पढ़ लिया, यूपीएससी पढ़ लिया इकोनॉमिक्स पढ़ने का मतलब, और इकोनॉमिक्स छूट गया ना, सब कुछ छूट गया। इकोनॉमिक्स नहीं आता तो कुछ नहीं आता, यूपीएससी तैयारी रद्दी, कागज का टुकड़ा। इतना बताओ, समझ में आया नहीं है। तो आरबीआई एक हद से ज्यादा रुपए को कमजोर होने से रोकती है,
आया समझ में? और रुपए को मजबूत होने से भी रोकती है। काम किसका होगा? अब देखो अमेरिका वाले क्या कहते हैं, तो अमेरिका वालों को तो बहुत बुरा लगता हुआ है कि आरबीआई मैनेज करके रखा। अब देखो भारत सरकार, ये भारत सरकार, ये भारत वाले, आया समझ में? यही यूएसए वाले, तो अमेरिका की सरकार पता क्या कहती है? इस अमेरिका की सरकार भारत की सरकार पर, अब भारत की सरकार का भी किस पर? आरबीआई पर। आरबीआई का संबंध किस पर? ये तो भारत सरकार का ही बैंक है ना। भारत सरकार पर आरोप लगाते हैं अमेरिका वाले, पता क्या कहते हैं? तुम ना करेंसी मैनिपुलेट करते हो। मैनिपुलेट का मतलब इसमें छेड़खानी करते हो तुम करेंसी पर, आरोप लगाते हैं। आज भी हम उनके यहाँ ना लिस्टेड करेंसी मैनिपुलेट करने के मामले में, हम ना करेंसी के साथ छेड़छाड़ करते हैं, वे आज हमें बुरी नजर से देखते हैं। उन्होंने बहुत सारे देशों को इस तरह के अलग अलग कैटेगरी में डाल रखा है। तुम भी करेंसी मैनिपुलेटर हो, तुम भी करेंसी मैनिपुलेटर। और जो करेंसी मैनिपुलेटर हो ना, उसके साथ वो तमाम प्रकार की जो छूट देता था पहले, अब वे देनी बंद कर दो। ऐसे तो काम करते हैं। ऐसा हमारे पर आरोप लगाते हैं तुम्हारे यहाँ का जो केंद्रीय बैंक है ना, उन्होंने करेंसी मैनिपुलेट करा, उन्होंने करेंसी के साथ छेड़छाड़ करी। अबे हम क्यों ना करें, हमारा देश है। ऐसा और कहते हो तो हम तो संप्रभु देश है, तुम है हम कौन रोकने वाले? ऐसा बच तो ये कहते हैं आरबीआई कहते हैं उस डब्ल्यूटीओ को, देखो जी इसमें करेंसी मैनिपुलेट का अंजाम लगाना जाना चाहिए। ऐसी बातें करते हुए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में जाकर ऐसा भारत को इन मुद्दों पर घेरते हैं जाकर कि जो भारत सरकार का जो केंद्रीय बैंक है ना, वो करेंसी मैनिपुलेट करता, और करेंसी मैनिपुलेट करता तो अपने यहाँ के जो व्यापार है उस पर प्रभाव पड़ता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव पड़ेगा। ये आरबीआई का काम होगा सारा का सारा, कम करना, ज्यादा करना करेंसी को, अवमूल्यन करना, अधिमूल्यन करना। तो एक लिमिट के बीच में फिक्स करके रखा। जब भी भारत को लगा है ना, भारत की सरकार को लगेगा कि रुपया बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा, बहुत ज्यादा, तो आरबीआई उसमें बीच में हस्तक्षेप करेगा। आया समझ में? हस्तक्षेप करेगा, आरबीआई बीच में हस्तक्षेप करेगा और जो रुपया उसे कमजोर होने से रोकेगा। आया समझ में? पता लगा रुपया बहुत मजबूत हो रहा है, ज्यादा मजबूत हुआ तो निर्यात पर प्रभाव पड़ेगा, भारत की कोई वस्तु नहीं खरीदने का, उसे ज्यादा मजबूत होने से रोकेगा। एक मैनेज करके रखो 40 के बीच में, उसके बीच में जब आरबीआई पढ़ाऊंगा, जब ज्यादा अच्छे तरीके से डिस्कस कर दूंगा। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? समझ में आ रहा है? इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त दिमाग पूरा ओपन रखना पड़ा। समझ में आया नहीं बात? इतनी बात बताओ, समझ में आया नहीं? इन्होंने पता क्या रख दिया, हम करेंसी मैनिपुलेटर में डाल दिया, हम उठाकर करेंसी मैनिपुलेटर की कैटेगरी में डाल दिया। इतने खतरनाक तो इंसान है। ऐसे हमारे पास आरोप लगाते हैं। आज भी अमेरिका में कहता है कि तुम्हारे यहाँ का जो आरबीआई है ना, केंद्रीय बैंक, वो करेंसी का मैनिपुलेट करता है। समझ में? उसे एक हद तक कमजोर होने से रोकता, एक हद तक मजबूत होने से रोकता। मैंने कहा वो तो उसका, मैंने कहा मेरी जो शास्त्री, मैंने कहा वो तो उसका कर्तव्य है। आया समझ में? उसको काम ही क्या दे रखा है, फिर अगर ये नहीं काम करेगा तो क्या करेगा फिर वो देश के अंदर? आया समझ में? ठीक, इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है? लेकिन तुमने कभी सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? एक हद तो नीचे क्यों नहीं जा रही हमारी करेंसी, और एक हद तो मजबूत क्यों नहीं हो सकती हमारी करेंसी? क्यों? क्योंकि पहली बार जो दाम तय करा गया होगा, ये सारा खेल उसका, हमें पहली बार दाम तय करने में फंसा गया। जब पहली बार दाम रखा होगा $1 10 के बराबर, $1 5 के बराबर, उन्होंने ऐसा क्या ले लिया था? ऐसा सबसे पहले वो कौन सी वस्तु ली थी जिसका दाम तय करा था? ना तो कभी किसी किताब में मिलने का, ना कभी गूगल में मिलने का, ना यूट्यूब पर मिलने का। ऐसे समझ, मैंने बहुत अध्ययन करा इसके बारे में, बहुत ज्यादा। तब मैंने समझ में आया कि सबसे पहली बार कौन सी वस्तु ली थी जिसका दाम मैंने तय करा था कि ये ना इतना $1 इस तरह इसके बराबर। ये पहला कहाँ आएगा? अगर ये तुम्हें पता लग गया ना, आज तुम्हें पता लग जाएगा कि जो आरबीआई है वो एक हद, आरबीआई इसमें बीच में हस्तक्षेप क्यों करे और $1 को $1 के बराबर क्यों नहीं बना सकता। ऐसा समझ लो। ठीक, यही तो जो तुम्हारी पढ़ाई है, यही तो तुम्हें जो अलग बना रही, यही तो पढ़ाई है, यही तो यूपीएससी क्या है, यही तो जो तुम्हें यूनिक बना रहा। और कुछ नहीं पढ़ रहे तुम, यही सब्जेक्ट है जो तुम्हें यूनिक बना रहा। अभी तो तुम पढ़े ही नहीं, इसके बाद 4-5 दिन बाद शेयर मार्केट स्टार्ट होगा, और शेयर मार्केट में इतना बेनिफिट है, तुम मेरे से शेयर मार्केट सीखोगे, घर जाकर अप्लाई करोगे, कल को जाकर पैसा लगाओगे। ऐसा समझ में? और तुम्हारे अंदर क्षमता, और तुम्हारे हाथ में मोबाइल फोन, बटन दबाना आ रहा अच्छी तरह, 100 रुपए तो तुम 1 लाख रुपए बना दो कल घर में बैठे बैठे। अगर थोड़ा सा तुम अंतरराष्ट्रीय मार्केट की अच्छी खासी जानकारी, कौन सा इकोनॉमिक मोड में जा रहा है, तुम्हें मैं एफपीआई बना दूंगा। आया समझ में? तुम पूरी मार्केट को अस्थिर बनाकर रख दोगे, एक मार्केट से पैसा निकाल लोगे, दूसरे में पहुंच जाओगे, दूसरे से निकाल लोगे, तीसरे में पहुंच जाओगे। आया समझ में? 100 रुपए से तुम 1 लाख रुपए बनाने की क्षमता रखोगे। ठीक, इतना बात बताओ, समझ नहीं? अच्छा क्या कह रही है? कह रही सारे चैप्टर छोड़ के पढ़ाओ पहले। कह रही पहले यही चैप्टर पढ़ाओ। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? जानना चाहते हो? कल को पढ़ाऊंगा मैं। जानना चाहते हो उन्होंने सबसे पहली बार कौन सी वस्तु को लिया जिसे $1 100 आज इतना महंगा हो चुका और पूरी दुनिया में डोमिनेट कर रहा हो डॉलर?
सबसे पहली बार उन्होंने कौन सी वस्तु ली थी वह? ऐसा क्या था वो, जानना चाहते हो? इच्छा ना तुम्हारी, तुम्हारे मस्तिष्क में सवाल उठना चाहिए, ऐसा क्या था कि जो आरबीआई था ना, आरबीआई था, क्यों डॉलर को इतना कमजोर होने से रोक सकता, इतना मजबूत होने से रोक सकता, मतलब रुपए को, तो फिर करता क्यों नहीं ऐसा? ऐसा क्या हो रहा बीच में, ये पेच कहां फंसा हुआ? जानना चाहते हो इसे? आज के एपिसोड में नहीं, कल का इंतजार करो। कब का इंतजार? नमस्कार।